Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is fifth part of the first lecture of alkyl halides. और प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं और उनके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टर्म्स रिक्वायर्ड थी उनको हमने डिटेल से अंडरस्टैंड किया था और उनमें हमने सबस्ट्रेट, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप और कार्बोकैटाइंस को डिस्कस किया। और इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ एसिड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो है वो टू मैकेनिज्म्स को फॉलो कर सकते हैं, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है कि पाथ जिसको फॉलो करके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में तो देखें अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट होने वाला है दोनों तरीके में। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में भी और SN2 में भी न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन SN1 का पाथ डिफरेंट होगा और SN2 का पाथ जो है वो डिफरेंट होगा। अब ये दोनों मैकेनिज्म किस बेस पर जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल इवेंट्स इन SN रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बेसिकली टू इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, टू फंडामेंटल इवेंट्स हो रहे होते हैं। सबसे पहला इवेंट देखें कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? पहला इवेंट है ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, और दूसरा फंडामेंटल इवेंट हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन, इन दोनों के दरम्यान में न्यू बॉन्ड बन रहा है और सबस्ट्रेट में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। अब ये दो इवेंट्स जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं, तो अगर दोनों के दोनों इवेंट्स जो हैं अलग अलग से परफॉर्म हो, ठीक है, यानी पहले क्या हो, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाए और फिर सेकंड स्टेप में जाके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे तो हमारे पास जो है वो SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, बोथ इवेंट्स अकर वन आफ्टर द अदर, यानी पहले अल्काइल हैलाइड में से हमारे पास हेलोजन लीव कर जाएगा और फिर कार्बोकैटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? ठीक है, मतलब पहले क्या दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते? ठीक है, और अब दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा? जब व्हेन बोथ इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, यानी एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया और ये लीविंग ग्रुप, दोनों काम एक ही स्टेप में हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार दोनों इवेंट्स अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं या दोनों इवेंट्स एक ही स्टेप में हो रहे हैं? दैट डिपेंड्स ऑन दी अल्काइल हैलाइड की ये जो अल्काइल चेन है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हेलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ बल्कि ग्रुप से अटैच हुए हैं, ठीक है, उसके साथ बल्कि ग्रुप से अटैच हुए हैं, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक ही स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बल्कि ग्रुप्स हैं, इन्होंने हिंड्रेंस कॉज की हुई है और लिविंग ग्रुप एक तरफ से राइट साइड से लीव कर रहा है और ऑपोजिट साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता बल्कीनेस की वजह से। तो हमें पता चल गया कि दोनों इवेंट्स अलग अलग स्टेप में इसलिए होंगे जब हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे, तो हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और देन हमारे पास आ जाता है SN2 मैकेनिज्म। अब इसका मतलब है कि अगर सिंपल हमारे पास मिथाइल हैलाइड है, ठीक है, या फिर उसके साथ सिंपल इस तरह से कोई कार्बन की चेन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये इतने बल्कि ग्रुप्स नहीं हैं हमारे पास, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा बल्कि नहीं है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज नहीं करता एज कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप्स। तो लिविंग ग्रुप जो है वो एक साइड से लीव कर रहा होगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा होगा, तो इसका मतलब है दोनों इवेंट्स जो हैं वो एक ही स्टेप में हो सकते हैं। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN2 रिएक्शंस।
या SN2 मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने अंडरस्टैंड कर लिया बेसिकली SN रिएक्शन 2 मैकेनिज्म्स को फॉलो करता है, और SN1 मैकेनिज्म कब फॉलो होगा, जब दोनों इवेंट्स अलग अलग परफॉर्म होंगे, लीविंग ऑफ जो अल्काइल, लीविंग ऑफ द हैलोजन एंड अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल अलग स्टेप्स में होंगे, और वो इस वजह से होगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है, ठीक है। हिंड्रेंस की वजह से एक स्टेप में हो नहीं सकता। और SN2 मैकेनिज्म में क्या है, बोथ इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली, हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और इजीली जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं, हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब हम इनके कंपैरिजन करते जाते हैं, और इनको हमने पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हमने इनके मैकेनिज्म्स ही लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इन दोनों के मैकेनिज्म स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि SN1 में हमारे पास जो है वो बल्कि ग्रुप से अटैच होंगे, ठीक है, यानी R1 अल्काइल चेन है, R2 एंड R3, और उसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, और पहले स्टेप में क्या होगा, ठीक है, पहले स्टेप में हमारे पास जो है वो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। कैसे लीव करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर लीव कर जाएगा, ठीक है, और हमारे पास जो है वो कार्बोकैटाइन बन जाएगा विद 3 अल्काइल ग्रुप्स। अब देखिए हमारे पास जो है वो 3 अल्काइल चेन्स अटैच हैं, तो ये इस फॉर्म में नहीं होंगी, बल्कि ये आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होंगे, तो ये ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा R1, R2 एंड R3 ग्रुप। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो p ऑर्बिटल, अब ये जो कार्बन है, ठीक है, ये बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये वाला जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बना रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बन रही हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और जो p ऑर्बिटल है कार्बन का, जो थर्ड p ऑर्बिटल है, वो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, आइदर राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, और हमारे पास जो है वो 2 प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखेंगे, अगर राइट साइड से अटैक होता है तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा से वही कन्फिग्रेशन आ जाएगी, ठीक है, R1, R2, R3, ठीक है, और जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया है वहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक। और लेकिन अगर ऑपोजिट साइड से अटैक होता है हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट साइड से अटैक होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरीके से R ग्रुप से अटैच होंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पर R3, और लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स थे जो हमने कर लिए, और बिल्कुल स्टार्ट हमने टर्शियरी कार्बोकैटाइन से किया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कभी भी प्राइमरी नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट में अंडरस्टैंड कर लिया कि SN1 रिएक्शन होता क्यों है। दोनों लिविंग ग्रुप जो है वो एक स्टेप में लीव करता है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आता क्यों है। ये इसी वजह से आता है क्योंकि बल्कि ग्रुप से अटैच होने की वजह से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता एक ही स्टेप में, ठीक है। तो ये आपने टर्शियरी से ही स्टार्ट करना है, और सिंपल आपने इसको कार्बोकैटाइन ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में बनाना है, और फिर सेकंड स्टेप में आपने जो है वो दोनों साइड से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों तरफ से चांसेस हैं कि हमारे पास अटैक हो सके, ठीक है। और जो है वो हमारे पास कन्फिग्रेशन सेम भी रह सकती है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे राइट साइड पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और ये भी राइट साइड पे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सेम कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पर मीन्स की कन्फिग्रेशन रिटेन है, और यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कैन अकर, चांसेस हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देख लें कि आप SN1 मैकेनिज्म किस तरीके से लिखें। देखें फर्स्ट स्टेप 1 लिखा है आपने, उस पर स्लो स्टेप लिखा है, ठीक है, और कार्बोकैटाइन बना रहे हैं, और इस कार्बोकैटाइन में इसको आप कार्बोकैटाइन भी कह सकते हैं और कार्बोनियम आइन भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से आपने पॉसिबिलिटी बताई, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। दिस इज रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड दिस इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब आपने जो स्टेप्स लिखने हैं, इनके 7 स्टेप्स हैं या 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखें, इट इज़ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी मोलिकुलैरिटी बताई जा रही है कि, और ये देखें 1 भी इसी को शो कर रहा है, SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये। अब मोलिकुलैरिटी होती क्या है, ठीक है। बेसिकली मोलिकुलैरिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग चेंज इन कोवैलेंसी इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये स्लो स्टेप है, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व हैं जिनकी कोवैलेंसी चेंज हो रही है। कोवैलेंसी बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और वो बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, क्या मतलब किस तरह से ब्रेक हो रहे हैं, पहले कितने थे और अब कितने हो गए, ठीक है। तो बेसिकली वैलेंस शेल के बॉन्डिंग आप कह सकते हैं कोवैलेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि SN1 इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज ओनली 1 molecule is involved in rate determining step which is undergoing change in covalency, ठीक है। ये पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये भी कह सकते हैं SN1 रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, अब जब आपने मैकेनिज्म लिख लिया है तो उसी के बारे में आप बताएंगे कि इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है, इसमें भी कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने काइनेटिक एविडेंसेस बताने हैं, ठीक है। काइनेटिक एविडेंस बेसिकली रेट से है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से। ये आपने काइनेटिक्स वाला चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक्स बेसिकली रेट बताता है। तो ये SN1 रिएक्शन बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, तो आप इसकी रेट इक्वेशन लिख लें, ठीक है। तो ये रेट इक्वेशन हमें बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड नॉट ऑन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज हमारे पास स्लो स्टेप जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें जस्ट अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व है, ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व है। दैट्स वाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, ओके। और इसी रेट इक्वेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये देखें अल्काइल हैलाइड की पावर यहाँ पर 1 है, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 5। तो इसमें हमने स्टीरियो केमिकल एविडेंस बताना है, मतलब स्टीरियो केमिकल जो है वो बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी कन्फिग्रेशन स्पेस में, उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं उनकी स्पेस में किस तरीके से जो है वो कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखें 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैकेनिज्म में। अब अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्टार्ट में टोटल 10 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आइन बनने के बाद 5 मॉलिक्यूल्स पर न्यूक्लियोफाइल ने राइट साइड से अटैक किया और 5 मॉलिक्यूल्स पे जो है वो लेफ्ट साइड से अटैक किया। तो इसका मतलब है कि आपके पास सिस्टम में दोनों तरीके के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अगर आप ये दोनों डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवर रोटेटरी होगा, तो क्या ये जो अभी रिएक्शन मिक्सचर है तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी की कंसंट्रेशन सेम हो तो वो रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, और रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली 50-50% कंसंट्रेशन होने की वजह से कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर जो है वो अटैक किस तरफ से होगा, दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो यहाँ पर डिस्कस हुआ है वो है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बताएगी कि हमारे पास राइट साइड से अटैक होगा या लेफ्ट साइड से अटैक होगा, ठीक है। अब इसमें देख लें कि राइट साइड से कब अटैक करेगा, लेफ्ट साइड से कब अटैक करेगा। अगर तो कार्बोकैटाइन बनने के बाद बड़ा ही स्टेबल बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो जिस साइड से यानी राइट साइड से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो राइट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर सकता है, ठीक है, अगर तो कार्बोकैटाइन स्टेबल है। तो
राइट साइड से भी अटैक हो सकता है। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन अनस्टेबल बिहेव कर रहा है तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव करता है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, उसने उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करना। तो यहाँ पर आपको दो बातें पता चल गई कि अगर तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ठीक है, तो राइट साइड से अटैक हो सकता है, ठीक है, यानी राइट साइड से, या आप कह सकते हो कि जहां से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है वहां से अटैक हो सकता है। और अगर कार्बोकेटाइन जो है वो अनस्टेबल फील कर रहा होगा, ठीक है, तो एक साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा और ऑपोजिट साइड से अटैक हो सकता है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है। तो अगर अनस्टेबल फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड से अटैक की वजह से बनेंगे और आपके पास जो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे और रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन के मॉलिक्यूल्स कम अमाउंट में होंगे, और जिसकी वजह से पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी। प्रॉपर पूरी रेसिमाइजेशन नहीं है, फुल रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है 50-50% कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है। तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से हमारे पास क्या होता है कि ऑपोजिट साइड से ज़्यादा अटैक हो सकता है, ठीक है, और इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये जो मिक्सचर है पार्शियल रेसिमाइजेशन से जो बन रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि स्टीरियोकेमिकल एविडेंस क्या है। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में देखें, हमने पहले स्टार्ट में बताया कि 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन कैन टेक प्लेस। हमने कहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हो सके, लेकिन but due to partial racemization the product has some optical activity, यानी एक तरह के मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे, दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ठीक है। और कितनी पार्शियल रेसिमाइजेशन की जो एक्सटेंट है, ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ पार्शियल रेसिमाइजेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन का मैंने आपको बता दिया है कि अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि मोस्टली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो दिस मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि बल्कीनेस की वजह से दोनों इवेंट्स एक ही स्टेप में नहीं हो सकते। और नंबर 7, इट इज़ फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात ये नोट डाउन भी कर लें कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई मोस्टली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसमें आपने यही आंसर करना है कि SN1 मैकेनिज्म बेसिकली इसमें जो दोनों इवेंट्स हैं लीविंग ऑफ द हैलोजन ग्रुप, ठीक है, और अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों डिफरेंट अलग अलग स्टेप्स में हो रहे होते हैं। दोनों इवेंट्स वन आफ्टर द अदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली SN1 रिएक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि बल्कि अल्काइल ग्रुप होने की वजह से जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है एंड रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप दोनों एक स्टेप में परफॉर्म नहीं हो सकते, दैट्स वाई, ठीक है, ये आपने रीजन लिखनी है, दैट्स वाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली गिव SN1 मैकेनिज्म। अब स्टूडेंट्स अगर आपको एक तरह SN1 मैकेनिज्म के सारे 7 पॉइंट्स पता चल गए हैं, सॉरी लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना था, इट इज़ फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है कि जहाँ पर मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि SN1 मैकेनिज्म में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज बन रही हैं, दैट्स वाई जो है वो आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेंगे, ओके। और अगर आपको मैकेनिज्म के बाद एक SN1 मैकेनिज्म के जो है वो 7 पॉइंट्स लिखने आ गए हैं तो इन्हीं के बिल्कुल ऑपोजिट आप पॉइंट्स लिखेंगे तो SN2 मैकेनिज्म के हो जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 उनको भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम SN2 मैकेनिज्म का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि SN1 यूनिमोलिकुलर था तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके मैकेनिज्म के बारे में हम बताएंगे, इट इज़ ओनली वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म विच इज़ स्लो स्टेप एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसका एक ही स्टेप होता है, वही स्लो स्टेप है और वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है। और बायमोलिकुलर स्टूडेंट स्टेप्स लिखने से पहले हम जल्दी से यहाँ पर जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म भी एक स्टेप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। ये
टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं तीनों और एक हेलोजन है और इसी में बिल्कुल ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है, ठीक है, और लिविंग ग्रुप जा भी रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसी जब ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो फॉर वेरी स्मॉल टाइम एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आती है जिसमें हमारे पास इस तरीके से लिविंग ग्रुप अभी प्रॉपरली लीव नहीं हुआ होता, तो उसको भी हम डॉटेड से शो करेंगे। और तो यहाँ पर हमने दोनों को डॉटेड लाइन से शो किया, लिविंग ग्रुप को भी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को भी, ठीक है। और देन हम प्रोडक्ट में जो है वो शो करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास, तो इसके जो आपने एज और डॉटेड बनाने हैं ना, तो ये बिल्कुल उसके इस तरह से आपने ऑपोजिट बनाने हैं क्योंकि कन्फिग्रेशन जो होगी है वो इन्वर्ट हो गई है, ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पास इस तरीके से ये बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से आके अटैच हो गया हुआ है और लिविंग ग्रुप लीव कर गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो बीच में थोड़ी सी टाइम के लिए स्टेट अपीयर होती है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, सो इसलिए हम इसको वन स्टेप ही कंसिडर करते हैं। तो मैकेनिज्म से हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में आपने बिल्कुल SN1 मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स लिखने हैं और SN2 मैकेनिज्म का जस्ट 1 स्टेप लिखना है, ठीक है। और SN2 मैकेनिज्म में हमने देखा कि इट इज़ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आर अंडरगो चेंज इन देयर कोवैलेंसी, ठीक है, यानी दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं और उनकी बॉन्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं बॉन्ड बनाने में, ठीक है, और उनकी कोवैलेंसी चेंज हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। और ये हमने बता दिया इट इज़ ओनली 1 स्टेप मैकेनिज्म विच इज़ स्लो स्टेप एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। काइनेटिक एविडेंस में आप इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे और बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म विल डिपेंड ऑन बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और बिकॉज बोथ मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक हो गया। और इस रेट इक्वेशन से हम इसका अगर ऑर्डर लिखें तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी 1 पावर है और न्यूक्लियोफाइल पे भी, सो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम 5th पॉइंट स्टीरियोकेमिकल एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। इसमें क्या हुआ था कि 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि दोनों काम एक ही स्टेप में हो रहे हैं, लिविंग ग्रुप का जाना और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऑपोजिट साइड से ही अटैक करेगा, सो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। जैसे कि आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि लिविंग ग्रुप राइट साइड पे था और न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो लेफ्ट साइड पे अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। तो टोटली जो है वो कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास 6th पॉइंट है कि मोस्टली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो दिस मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले ही हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में लेस बल्कीनेस होती है, दैट्स वाई दोनों इवेंट्स एक ही टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। सो SN2 मैकेनिज्म हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ही फॉलो करेंगे, ठीक है। और लास्ट में इट इज़ फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में भी प्रॉपरली आपको कोई पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट बन गई है, रिएक्टेंट के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गई है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अपीयर होती है, ठीक है। तो कोई प्रॉपरली पॉजिटिव नेगेटिव कैटाइंस और एनाइंस नहीं बने इसमें, दैट्स वाई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN2 मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आपने इसको एग्जाम्स में किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये नोट्स मेकिंग के लिए आपके पास है। देखें, आपने कॉलम बनाने हैं। SN1 का सबसे पहले मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में लिखना है, फिर SN2 का मैकेनिज्म, और फिर इनके पॉइंट्स आपने लिखने हैं, और रेट इक्वेशन और ऑर्डर के साथ आपने काइनेटिक एविडेंस की हेडिंग देनी है, और जहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे वहाँ पे आप स्टीरियोकेमिकल एविडेंस की हेडिंग देंगे, और लास्ट में आपने ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस ऑफ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। तो उसमें आपने सिर्फ फिर यही पॉइंट्स लिखने होंगे,
ठीक है, और इन पॉइंट्स को सिर्फ इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखना, इनको लिखकर, ठीक है, और फिर साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। जो यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन उन्हीं को आपने अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है SN1 में कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स नॉट ऑन दी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बिकॉज इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ओनली अल्काइल हैलाइड्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। और इनके साथ मैकेनिज्म मस्ट लिखना है। अब उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा, तो आपने जब काइनेटिक एविडेंस और स्टीरियोकेमिकल बताना है तो SN1 का मैकेनिज्म ज़रूर बताना है, और फिर जब SN2 का बता रहे होंगे तो उसका मैकेनिज्म ज़रूर पहले लिखना है, और उसके बाद इनको आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको SN1 और SN2 बहुत अच्छे से आ गया है तो नेक्स्ट जो हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो भी बिल्कुल इसी तरीके के होंगे। उसमें हमें जस्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस की जो है वो मैकेनिज्म्स E1 E2 के देखने हैं, बाकी पॉइंट्स इसी तरीके से आपको लिखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम E1 और E2 रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।